मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है और अगले चंद दिनों में बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने वाला है। तमाम पार्टियों की बिहार पर नज़र है, देश के लोगों की भी बिहार पर नज़र है और इस वजह से बिहार में इन दिनों लगातार यात्राएं भी निकल रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा हुई और इस यात्रा को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। कहा जा रहा है कि इस यात्रा को बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली और अगर उस वक्त चुनाव हो जाता तो यकीनी तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जीत हो जाती। इन दोनों को सबसे ज़्यादा वोट मिलता। उस यात्रा के मुकम्मल हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक और अलग से यात्रा निकाली और इस यात्रा में अकेले तेजस्वी यादव थे। उनके गठबंधन का कोई भी लीडर मौजूद नहीं था, यानी ना कोई कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा, ना कोई मुकेश सहनी की पार्टी का नुमाइंदा, ना कोई और नुमाइंदा। अब एक और यात्रा बिहार में निकल रही है और यात्रा सिर्फ बिहार के सीमांचल तक महदूद है और इस यात्रा को निकाल रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा बिहार में अख्तरुल ईमान मौजूद हैं जो AIMIM बिहार के सदर हैं। उसके अलावा माजिद हुसैन मौजूद हैं। वारिस पठान जो मुंबई में AIMIM के नेता हैं, नेशनल स्पोक पर्सन हैं, वो भी बिहार पहुंच चुके हैं और ओवैसी साहब की यात्रा भी तकरीबन 4 दिनों की है। 27 सितंबर तक उनकी यात्रा सीमांचल में जारी रहेगी। किशनगंज के जो मुख्तलिफ विधानसभा के हल्के हैं, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचा धामन, वहाँ वो जा रहे हैं। पूर्णिया के इलाकों में भी जाएंगे, कटिहार के इलाकों में भी जाएंगे और अररिया के उन इलाकों में भी जाएंगे जहां उनका एरिया पड़ता है या जहां से पिछली मरतबा उनके उम्मीदवार खड़े थे, यानी जोकीहाट। सीमांचल इन्हीं 4 अजला पर मुश्तमिल है, यानी किशनगंज, अररिया लोकसभा, कटिहार और सुपौल भी इसमें शामिल है। तो इन 5 अजला को तकरीबन सीमांचल कहा जाता है और बिहार में मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका है। किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 70% है, अररिया में मुसलमानों की आबादी 44% है, कटिहार में मुसलमानों की आबादी 46% है, पूर्णिया में भी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% है। तो इसी वजह से इकट्ठा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा एरिया माना जाता है और इस एरिया में AIMIM की सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ भी पिछले 10 सालों में बन चुकी है। अब असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया कि बीजेपी की बी टीम कौन है, ये देश को फैसला कर लेना चाहिए, अवाम को फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अख्तरुल ईमान की, हम सब की पूरी कोशिश ये है कि बिहार में बीजेपी को हराया जाए, सेकुलर वोटों की तकसीम न हो सके और सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने के लिए हमने बार बार कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, ख़त लिखा, मुतालबा किया RJD से कि AIMIM को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 सीटें दी जाए, लेकिन एक भी सीट हमें नहीं दी गई है। लालू प्रसाद यादव को अख्तरुल ईमान ने ख़त लिखा, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को ख़त लिखा गया। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पूरे बिहार में निकल रही थी तो जगह जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों ने रास्ते में एहतजाज किया, घेरा और मुतालबा किया। उनके हाथों में पोस्टर था, बैनर था और मांग की जा रही थी AIMIM को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से, RJD की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया गया और यहीं पर सबसे ज़्यादा ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर जब गठबंधन में मुकेश सहनी को लिया जा सकता है, कोई भी नई पार्टी बनती है और उसको गठबंधन का हिस्सा बनाया जाता है, फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? क्या बिहार के 18% 19% मुसलमानों का वोट चाहिए इंडिया अलायंस को, लेकिन कोई ऐसी पार्टी उनके अलायंस में क्यों शामिल नहीं हो रही है जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथों में है, जिसकी क़यादत मुसलमानों के हाथों में है? और इसी बात पर हंगामा बढ़ता है, मुस्लिम नौजवानों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सहाफ़ियों से बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उसे ज़रा सुन लीजिए। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की
और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया और साफ लफ्ज़ में कहा कि हमने अगर आरजेडी से मुतालबा किया है कि हमें आपके साथ अलायंस करना है, सेकुलर वोटों को तकसीम होने से बचाना है, तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी कमी नहीं है, नाकामी नहीं है, बल्कि हमारी ताकत का इजहार है। हम मैसेज देना चाहते हैं, हम बताना चाहते थे कि सेकुलर वोटों की तकसीम न हो। हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हमें 6 सीटें भी नहीं दी जाती है तो फिर हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नुकसान आरजेडी का होगा। और ये बात यकीनी है कि एआईएमआईएम बिहार में जितनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतना ही ज़्यादा एआईएमआईएम का नुकसान होगा, मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा और बीजेपी की जीत होगी। अब इंडिया में जो इलेक्शन होता है तो हर इलेक्शन में ये नारा दिया जाता है, मुसलमानों से कहा जाता है बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो पार्टियां भी अब एक हो रही है जिन पार्टियों में शदीद इख्तलाफ है या जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बनी थी। जैसे बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, मुकेश सहनी की पार्टी गठबंधन में है, सीपीएम की या कह लीजिए लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं वो सब इस गठबंधन का हिस्सा है। और अगर कोई आज नई पार्टी बनती है और उस पार्टी का लीडर मुसलमानों के अलावा कोई और शख्स है तो यकीनन उसे भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। बिहार में समझिए 2 ही गठबंधन है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, यानी कुछ पार्टी बीजेपी के साथ है या कुछ पार्टी आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के साथ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर कोई पार्टी चाहती है कि ज़रा बराबर वोटों की तकसीम ना हो, हर एक को शामिल कर लिया जाए। प्रशांत किशोर को भी आरजेडी अपने साथ मिलाने को तैयार है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद अलग रहना चाहते हैं, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि जब तमाम को तुम अपने साथ शरीक कर रहे हो तो फिर एआईएमआईएम को क्यों गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीरों में भी इसी तरह का तस्करा किया। क्या कुछ उन्होंने खिताब में कहा, आप सुन लीजिए। आप बताइए, अख्तरुल ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, बाप को खत लिखा तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से, बाप से मिल लूं, आपकी मां से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए, और जब आपके बाप को और मां का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। अब नहीं मालूम कि तेजस्वी ये क्यों किए, नहीं मेरे को नहीं मिला। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। अरे डराने के लिए कहां, एक खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? हम तो डराने के लिए नहीं आए थे। ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते। ना वजीर आजम मोदी से डरते, ना किसी सियासी लीडर से डरने वाले हम। अख्तर साहब ने खत दिया। खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 एमएलए दो, 5 तुम जीत चुके। तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। जिस तरह बिहार के दूसरे इलाके के लोग इंसाफ से, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे, सीमांचल की जनता भी वही चाहती है। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। सीमांचल की जनता ये नहीं बोल रही है कि मुझे आसमानों में उड़ना है। सीमांचल की जनता ये बोल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को मजबूत करो। सीमांचल की जनता का मुतालबा यह है कि जब बारिश में सैलाब और पानी आता है जमीन के कटाव को रोका जाए। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई
जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमने बिहार की जनता को बता दिया। हमने सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान ने अपने खत के पैगाम को पहुंचा दिया। और अगर हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं, हम उनको भी कहें और आपको भी कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLAs को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ये तुमको फैसला करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री को एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद करिए। यहां पर गयूर भारत के लोग रहते हैं, यहां पर इंसानों की बस्ती है, जिसको तुम्हारी हुकूमत ने 11 साल से, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत ने, उससे पहले नेहरू के साथ से लेकर अब तक भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो। वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमारे पास हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया। हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को तो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, मगर क्या एक घुसपैठी का नाम आया? अगर बीजेपी, आरएसएस सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उनको बता रहे हैं कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक मां, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकलकर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो बहुत से जलसे होंगे, ये एक नुक्कड़ सभा है। हम तो सिर्फ चंद चीजों को, चंद अहम बात को आपके सामने रखकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को कबूल करेंगे। और हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दोबारा जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो गद्दारी नहीं करेगा। कोचा दामन से हम आपको यकीन दिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग जान भी लें, जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पर पड़ता, शख्सियत के नाम पर नहीं पड़ता। कोचा दामन की जनता, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं, तुम बता दो उन जालिमों को जिन्होंने हमारे 4 लोगों को खरीद कर अपना घर का गुलाम बना दिया कि तुमने वोट पार्टी को दिया था, शख्सियत को नहीं दिया था तुमने। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से। मैं अगर आज तुम्हारे दरमियान में बोलने की सलाहियत रखता हूं तो अल्लाह का करम है और मेरी पार्टी का फजल है। मैं मर भी जाऊंगा, इस जमीन में चला जाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जमात बाकी रहेगी, याद रखो। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि ओवैसी तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं।
किसी शायर ने अच्छा कहा था कि मौत क्या है, फकत सिर्फ एक आलम माना का सफर। हर एक जो आएगा जाएगा जमीन में, फिक्र मत करो, कोई 200 साल जिंदा नहीं रहेगा, हम सब जाएंगे। बड़े बड़े तुरुमुखा हैं, वो सब चले गए, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम गीरत को सामने रखकर, हम अपने मिजाज को सामने रखकर अपनी इज्जत नफ्स को किसी के सामने नीलाम करने नहीं देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल की लड़ाई भारत की मजबूती की लड़ाई है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई बिहार के विकास की लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी की यात्रा बिहार में जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। जब बिहार में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक रील भी शेयर किया और उसका आगाज ही होता है कि क्या तुम इस्तकबाल नहीं करोगे। कैप्शन में लिखा कि शानदार इस्तकबाल के लिए बिहार वालों का शुक्रिया। और सच्चाई यही है कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी बिहार में जाते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ होती है, जब में गफीर होता है, लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। ओवैसी के बारे में यह भी कहा जाता है कि लोग उनके साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं, उनकी रैलियों में आते हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। लेकिन बिहार इन सब से अलग है। बिहार में सबसे ज़्यादा AIMIM को असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिली और बिहार के सीमांचल के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की सिर्फ तकरीरों को सुनने का काम नहीं किया है, बल्कि उनको वोट भी दिया है। और हैदराबाद के बाद अगर AIMIM को सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में जीत मिली, कामयाबी मिली, तो बिहार है। हैदराबाद में AIMIM के तकरीबन 7 नुमाइंदे अक्सर जीतते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। और 7 नुमाइंदों के बाद 2020 में बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत मिली थी। यह अलग बात है कि उनमें से 4 RJD के साथ चले गए और अख्तरुल ईमान अकेले बच गए थे। महाराष्ट्र में कभी 2 को जीत मिली, इस मरतबा सिर्फ 1 को जीत मिली। उसके अलावा स्टेट में कहीं कामयाबी नहीं मिल सकी। 2025 का असेंबली इलेक्शन बहुत नज़दीक है, बहुत अहम इलेक्शन माना जा रहा है। लड़ाई इंडिया और NDA अलायंस के बीच में है और इस मौका पर NDA अलायंस की तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडिया अलायंस को बिखरने न दे, वोटों का बंटवारा न होने दे। पिछले चुनाव में सिर्फ 11,000 वोटों का फासला रह गया था, 15-16 सीटों का फासला रह गया था। और जब भी जरूरत पड़ी थी AIMIM ने, ओवैसी की पार्टी के MLAs ने RJD को ही वोट किया था। लेकिन RJD को गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, मजबूरी क्या है, ये बात समझ से बालातर है। इधर यह खबर भी सामने आ रही है कि RJD के जो दूसरे रहनुमा, या कह लीजिए लालू प्रसाद यादव के जो दूसरे बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जिनको इस वक्त पार्टी से निकाला जा चुका है, उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो सकता है। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है। सच्चाई क्या है, अगले दिनों में इसका अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आप सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए वहां के लोग और आप किसको वोट कर रहे हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, और पिछले 5 सालों में अख्तरुल ईमान को बतौर MLA आपने कैसा पाया है। फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए।